नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग की जो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन के, उन क्वेश्चंस को हम लोग लगातार लगा रहे हैं। और अभी पिछली जो वाली वीडियो थी उसमें हमने 16 दिसंबर 2000 जो पेपर क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। और आज हमारे पास 20 दिसंबर 2021 का पेपर है और जिसमें हम लोग जो 30 क्वेश्चन आए हुए थे चाइल्ड और पेडागोजी वाले सेक्शन के उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर बहता है, और विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, और विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो जरा आप लोग जरा ध्यान समझिए मेरी बात को। यहाँ पे अगर लास्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब कोई भी इंसान डेवलप करता है तो उसकी जो कल्चरल यानी कि जो सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं और सोशियोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं उसके विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, विकास आनुवंशिकता और संपोषण इससे भी प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास ऊपर से नीचे का कहने का मतलब होगा, आप लोगों ने जब विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे वहाँ पे सीफेलोकैडल क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने बेटा? सीफेलोकैडल, जिसको कहा जाता है शीर्षपदाभिमुख। क्या बोलते हैं इसको? शीर्षपदाभिमुख। यानी कि जो विकास है वो ऊपर से नीचे की ओर, और साथ ही साथ में आपने पढ़ा होगा केंद्र से बाहर, और केंद्र से बाहर को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा डिजिटल। क्या बोलते हैं भैया? प्रॉक्सिमा डिजिटल। तो ये अभी एक विकास का सिद्धांत है। तो आप देख रहे हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही विकास के सिद्धांत हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि विकास एक डायमेंशन में नहीं होता है, कई डायमेंशंस में होता है। और यहाँ पे नहीं है वाला पूछा गया है, तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो पहले तो आपको ये इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पहुंचेंगे। शीर्षगामी विकास का मतलब क्या होता है? सीफेलोकैडल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन स्पेयर ऑफ। देखो अभी मैंने बताया सीफेलोकैडल का मतलब क्या होता है कि आपका शीर्षपदाभिमुख, मतलब कि अंदर से बाहर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। केंद्राभिमुख होता है अंदर से बाहर की ओर, और सीफेलोकैडल होता है ऊपर से नीचे की ओर। क्योंकि जब भी बच्चा क्या होता है गर्भावस्था के समय पर, उसका सबसे पहले सिर बड़ा होता है और अन्य अंग छोटे होते हैं, और बच्चा सबसे पहले अपने सिर को ही बैलेंस करने का काम करता है। तो सिर को बैलेंस करना ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत तो आएगा नहीं, ना ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये आपका मोटर डेवलपमेंट, गति कौशल होता है, बैलेंस करने वाली जो प्रक्रिया आपका ये आएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो मतलब कि जब किसी बच्चे का भाषाई विकास होता है तो कौन सी ऐसी चीज़ें ये क्या है संवेदनशील हो सकती हैं? तो का पूर्व का समय। अब ये बताओ जब हुआ ही नहीं है बच्चे का तो उसके पहले के समय से किस प्रकार की भाषा आएगी? तो यानी कि अब यहाँ पे प्रारंभिक बाल अवस्था लिखा है, यहाँ पे मध्य बाल अवस्था। आपको पता होगा किशोर अवस्था में क्या होता है कि बालक का जो भाषाई विकास है, बालक का भाषाई विकास हो चुका होता है। तो किशोर अवस्था भी इतनी संवेदनशील अवस्था। अब हमारे पास ऑप्शन जो इसका करेक्ट होता है वो होता है बाल्यावस्था। क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया बालक है वो बोलना सीख जाए। आप जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बालक अच्छे तरीके से बोले, प्रारंभिक बाल अवस्था को उस ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस उम्र में जो आपकी 3 वर्ष के बाद की आयु होती है, 3 से 6 वर्ष की आयु होती है, इसमें ये प्रारंभिक बाल अवस्था कहलाती है। और इसमें ही बालक आसपास में जो लोग रहते हैं, के परिवार में जो लोग रहते हैं, जिस भाषा का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं उसी प्रकार की भाषा बच्चा सीख जाता है। तो जो प्रारंभिक बाल अवस्था है ये एक संवेदनशील अवस्था है आपकी भाषाई विकास की। ठीक है भैया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज का करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं
और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो बच्चे का विकास होता है वो परिवार से ही होता है, और परिवार से ही के बाद ही बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल में पहुँचता है। तो प्राथमिक सामाजिकरण वो क्या होता है? परिवार ही होता है। वहीं से बच्चा भाषा सीखते हैं, वहीं से संज्ञान कौशल का विकास होता है। तो ये आपको परिवार मिल गया, तो ये प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत आएगा। तो जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लॉरेंस कॉल्वर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है? तो आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉल्वर की, जो नैतिक विकास से संबंधित है। तो इसमें कॉल्वर ने क्या क्या बताया है जरा देखिए ध्यान से। कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो दिया है ए हेंज की दुविधा। शायद आप लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो वहाँ पे हेंज की दुविधा को लेकर, जिसमें कहा कि हेंज की जो वाइफ है वो बीमार है और उसको दवा की ज़रूरत है, लेकिन दवा नहीं मिली तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। और जब हेंज दुकान पर जाता है तो दुकान वाला दवा देने से मना कर देता है, क्योंकि दुकान बंद होने का समय है और साथ ही साथ उसके पास दवा लेने के पैसे नहीं है। किसके पास? हेंज के पास। तो अब हेंज के दिमाग में केवल दो ही विचार आते हैं कि जो दवा है इसको चुराया जाए या नहीं चुराया जाए। दो ही चीज़ें आती, चुराना है या नहीं चुराना है। तो इसको लेकर के कोलबर्ग थे, इन्होंने क्या किए हैं? 3 भाग और 6 स्तर बनाए हैं। कितने भाग बनाए हैं? 3 भाग और 6 स्तर। तो वो कौन कौन से हैं जरा देखिएगा ध्यान से। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पहला विचार आता है वो आता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। कौन सा आता है भैया? वो सोचता है आपका जो हेंज कि अगर दवा नहीं चुराएंगे तो सज़ा मिलेगी, दवा चुरा लेंगे तो पत्नी की जान बच जाएगी। तो ये आज्ञा एवं दंड की अवस्था है, या स्वार्थ और क्या कह सकते हैं स्वरुचि की अवस्था है, रुचि की अवस्था। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये प्री कॉन्वेंशनल का मतलब होता है पूर्व नैतिक की पहले की प्रक्रियाएं हैं, कि अगर वो आज्ञा एवं दंड के आधार पर डिसीजन लेता है या स्वार्थ एवं रुचि के आधार पर डिसीजन लेता है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? प्री कॉन्वेंशनल के अंतर्गत आएंगे। अब अगली स्थिति क्या बनती है? प्रशंसा की अवस्था, कि उसको अगर ऐसा लगता है कि अगर वह दवा चुरा लेगा तो जैसे इसमें आता है गुड बॉय गुड गर्ल वाला कॉन्सेप्ट आता है कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे कि उसने वाइफ के लिए दवा लेकर आया है, किसी भी हालत में लेकर आए। तो ये अवस्था होती है। और चौथी अवस्था ये होती है कि जो नियम एवं कानून के प्रति आदर, नियम व कानून के प्रति आदर, मतलब वो ये चिंतन करने लगता है कि समाज के जो द्वारा बनाए गए नियम और कानून हैं इनको फॉलो करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इनके अनुसार तो ये चुराना गलत बात हो जाएगा। तो ये जो होती है ये होती है कॉन्वेंशनल स्टेज। कौन सी होती है भैया? कॉन्वेंशनल का मतलब होता है नैतिक अवस्था। ठीक है। अब जो लास्ट के 2 कंडीशन बनती हैं, इस कंडीशन में क्या होता है? बच्चा सोचता है सामाजिक समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौता। इसमें क्या सोचेगा वो? इसमें सोचेगा कि अगर हम दवा चुरा लेंगे तो, क्योंकि दवा चुराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है, लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट देन इस जो चोरी करना। और यहाँ पे एक अगली स्टेज ये बनती है कि दवा, उस अवस्था में दवा चुरा परिस्थिति के अनुसार, कि सिचुएशन ऐसी है कि बाद में फिर मैनेज कर लिया जाएगा जो भी होगा, लेकिन अभी वर्तमान में परिस्थिति ये बन रही है कि दवा चुराना बहुत ज़रूरी है। की दोनों अवस्था हैं, दोनों अवस्था में जो दवा चुरा रहा है ये आपकी आती है पोस्ट कॉन्वेंशनल। किस में आती है भैया? पोस्ट कॉन्वेंशनल, यानी कि पश्च नैतिक अवस्था, पश्च नैतिक अवस्था। अब यहाँ पे जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इन 6 किस स्तर की बात कही जा रही है? इसके अनुसार कहा जा रहा है कि नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। देखो, नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, जो नियम और कानून वाला कॉन्सेप्ट हमने बताया था, क्योंकि समाज के जो नियम और कानून है इस आधार पर वो डिसीजन ले रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा कॉन्वेंशनल के अंतर्गत, यानी कि नैतिक अवस्था के अंतर्गत। तो यहाँ पर और कॉन्वेंशनल में नैतिक अवस्था, और नैतिक अवस्था को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो पारंपरिक चरण भी कहा जाता है। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा? बी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो यहाँ जीन पियाजे के सिद्धांत की हो रही है, जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने स्कीमा दिया, कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया? स्कीमा किसके लिए? इन्फॉर्मेशंस, यानी कि नई जानकारियों के लिए। तो पहला टर्म इन्होंने बताया एसिमिलेशन। क्या बताया?
एसिमिलेशन, जिसको आत्मसातीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण। अभी हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। दूसरी इन्होंने अवस्था बताई है जिसको कहा गया एक्कोमोडेशन। आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पर ही जाइएगा, क्योंकि हिंदी में आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं, अलग अलग नाम आते हैं। और तीसरा आपका आता है एडेप्टेशन। क्या आता है भैया? एडेप्टेशन। और इसी को एक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्विलिब्रियम। मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा। तो जो जीन पियाजे थे, इन्होंने इनका जो संरचनावाद है, इन्होंने क्या कहा कि पुराने जो अनुभव होते हैं उनको नई परिस्थिति के साथ मिलाना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। यानी कि जो पुराने अनुभव हैं इनको नई परिस्थिति के साथ मिलाया जाना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातीकरण। तो कहने मतलब उदाहरण से आप ऐसे समझ सकते हैं कि बच्चे की जो मुंह में रख लेता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये पहले से है कि जन्म वो अपने मुंह में रखेगा, अब उसको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ मुंह में खानी है, तो पेन मिले, कॉपी मिले, कुछ भी वस्तु मिले वो मुंह में लेने का प्रयास करता है। तो उसका जो पुरानी सूचना है क्या है? उसकी पुरानी सूचना ये है कि कोई भी चीज़ मिले उसको मुंह में लेके जाना है, खाने के लिए सोचने का प्रयास करता है। और यहाँ पर कोई अगर उसको गेंद मिल गई उसको भी खाने का प्रयास करता है। तो उसके अंदर पुरानी सूचना ये थी कि कोई भी चीज़ मिले उसको खाना है, और नई सूचना क्या है? गेंद। तो दोनों को मिलाकर उसने यहाँ पर प्रयोग किया, पुरानी नई वाली सूचना को सूचना में जोड़ दिया। तो ये क्या कहना लगा? यानी आत्मसातीकरण। और एकोमोडेशन क्या होता है? स्कीमा में परिवर्तन। नई परिस्थिति के साथ सामंजस्य बनाने के लिए जो स्कीमा में परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा? एकोमोडेशन। जैसे अगर कोई वस्तु, जैसे गेंद है, वो बच्चा क्या कर रहा है? खा रहा है, और गेंद को अगर वो गेंद मुंह में नहीं गई तो उसने क्या कर दिया? उसको फेंक दिया। ठीक है, तो उसने अपने स्कीमा में परिवर्तन किया। स्कीमा में परिवर्तन क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु जो मुंह में नहीं जाती है उसको क्या करना है? फेंकने का काम करना है। ये जो प्रक्रिया होगी स्कीमा में परिवर्तन वाली, ये एकोमोडेशन की होगी। और एसिमिलेशन क्या होगा कि जो नया स्कीमा परिवर्तित हुआ है उसके माध्यम से नई परिस्थिति या वस्तु के साथ जो अनुकूलन प्राप्त हो जाए, कि अब उसको यही करना है कि जो भी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगेगी उसको क्या कर देगा? मुंह में नहीं आएगी उसको क्या करना? फेंक देना है। तो इस अवस्था को एडेप्टेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा गया है? नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल होने को क्या कहते हैं? अभी अभी मैंने बताया था, पुरानी से नई सूचना में एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं आत्मसातीकरण। तो जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब वह तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पर है? सुनो मेरी। तो जो जीन पियाजे ने विकास की अवस्थाएं बताई हैं, और कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो ये जैसे चारों ऑप्शन में दी गई हैं, इनको जरा समझिएगा। जो पहली अवस्था बताई इन्होंने वो बताई सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी इन्होंने अवस्था बताई प्री ऑपरेशनल। कौन सी बताई है? प्री ऑपरेशनल। और तीसरी बताई इन्होंने कंक्रीट। और चौथी इन्होंने बताई है फॉर्मल। क्या बताई है? फॉर्मल। इसकी ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं, SMS पर कंफर्म करो। क्या हो जाए? SMS पर कंफर्म या कन्फर्म ऐसे लिख लो बस। इससे आपको क्या हो जाएगा? थोड़ा याद करने में आसानी होगी। अब SMS पर कंफर्म करो, ये ट्रिक हो गई आपकी। SMS से क्या हो जाएगा? सेंसरी मोटर स्टेज। पर से क्या हो जाएगा? प्री ऑपरेशनल। और CON से हो जाएगा कंक्रीट। और कन्फर्म FRM से क्या हो जाएगा? फॉर्मल। हिंदी में इसको संवेदीकामक बोलते हैं, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, और कंक्रीट को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसको कहा जाता है फॉर्मल को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनकी जो उम्र होती है, जैसे अगर हम बात करें सेंसरी मोशन, ये होती है 0 से 2 साल, और प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, कंक्रीट होती है 7 से 11, और फॉर्मल होती है 11 से 15। अब इनके कुछ ना कुछ उन्होंने गुण बताए हैं। तो सेंसरी मोटर अवस्था में क्या होता है? इसको कहा जाता है जो सेंस के आधार पर बच्चे में क्या आती है? मेमोरी आती है। तो मसल्स मेमोरी, बच्चे के अंदर ये भावना होती है कि जैसे कि आप उदाहरण के रूप में समझते हैं, आँख, कान, नाक, सुनने या सोचने की अवस्था होती है, ये इन्फेंटिल अवस्था होती है। इन्हीं से बच्चा क्या करता है? सेंस कर पाता है। तो इस अवस्था में जो चीज़ें आएंगी वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत आएंगी। अब प्री ऑपरेशनल, इसमें क्या होता है? बच्चा जो ट्रांस डिडक्टिव लॉजिक होता है, ठीक है, उनके प्रति बच्चा आकर्षित होता है। एनिमेशन, जीवानंद, यानी कि निर्जीव जो चीज़ें होती हैं उनमें जीवित का तैयार कर, जैसे गुड्डा गुड़िया को तैयार करना, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका। फिर आपका आता है कंक्रीट।
इस अवस्था में क्या होता है, जो सीरीज चीज़ों को क्रम से लगाना, सिक्वेंसिंग, सीरीज हो गया, सिक्वेंसिंग हो गया, ठीक है। और कंजर्वेशन लॉ, संरक्षण का नियम, जैसे अगर इस छोटे से गिलास में पानी 1 लीटर पानी भरा हुआ है, इसको अगर इस प्रकार से बना दिया जाए, मतलब वॉल्यूम सेम ही है 1 लीटर, तो बच्चा देखकर बता सकता है कि दोनों ही क्या है, सेम है। तो ये कंक्रीट मोटर ऑपरेशनल स्टेज होती है। और जो सबसे आखिरी अवस्था आती है, यहाँ पे तर्क शक्ति का पूर्णतः विकास होता है, जब बच्चा पूरे तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ने लगता है, तर्क शक्ति का विकास। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क तो करने लगी है, मतलब कि जो तर्क की अवस्था ये स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। और अभी भी मैंने बताया सीरीज और सिक्वेंसिंग और संरक्षण, जैसे कि ये लिखा हुआ था कंजर्वेशन, ये किस अवस्था में आ रहा था, कंक्रीट अवस्था में आ रहा था। और यहाँ पे नहीं कर पाती, तो मतलब इसके पहले की अवस्था होगी। इसके पहले की अवस्था क्या होती है, प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा भैया, सही हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी आपकी, ठीक है, ऑप्शन पहला सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर, डेविड ऑशुवेल, रॉबर्ट एम मैग्ने और ल्यू वाइगोट्स्की। ठीक है भैया, अब जरा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तो इससे आपके दिमाग में कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपने जो सोशियो कल्चरल थ्योरी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी भैया, सोशियो कल्चरल थ्योरी, किसने दी थी ये, इसको बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये किसने दिया था, ये वाइगोट्स्की का सिद्धांत है भैया। किसका सिद्धांत है, वाइगोट्स्की का। और वाइगोट्स्की यहाँ पर कोई चीज़ जो आगे डेवलप हो रही है उसको 4 तरीके से इन्होंने बताया। इन्होंने पहला टर्म बताया ZAD, दूसरा बताया इन्होंने ZPD, तीसरा बताया इन्होंने MKO और चौथा बताया इन्होंने स्कैफोल्डिंग। क्या बताया, स्कैफोल्डिंग। मैं तो कहता हूँ कि आप इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे ही चलेंगे। ZAD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और MKO का होता है मोर नॉलेजेबल अदर। क्या होता है भैया, मोर नॉलेजेबल अदर। मेरी बात सुनते चलिए, सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती हैं। इसके फोल्डिंग ये होता है पहाड़ या मंच प्रदान करना। अब मेरे पूरे इनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी है, जरा सा 1 मिनट में सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि आप हैं, आपका नाम हमने मान लिया रामू है। क्या नाम भैया, आपका नाम रामू है। आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, तो आपके पास घर पर साइकिल है, आप उस पर घर पे मतलब ऐसे पैडल चलाते रहते हैं। और भाई ने क्या किया, पीछे से साइकिल पकड़ी और कुछ दिनों बाद आप साइकिल चलाना सीख गए। और फिर जब आप साइकिल चलाना सीख गए तो भाई को लात मार के भगा दिया कि भाई जाओ, मैं तो सीख गया। तो ये कहानी आप अगर आपने समझ ली कि क्या आपके पास साइकिल है, आप नॉर्मल ऐसे पैडल मारते हैं, और आप जब आपको सीखनी थी तो भाई ने पीछे साइकिल को पकड़ा, और कुछ दिन बाद जब आप साइकिल सीख गए तो भाई को आपने लात मार के भगा दिया। ये छोटी सी स्टोरी, इससे पूरा आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो ZAD ये होता है वास्तविक विकास का क्षेत्र। एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, वास्तविक विकास का क्षेत्र। इसमें क्या होगा कि व्यक्ति या छात्र विकास के जिस क्षेत्र में पहुंचना चाहता है, जैसे आपका मेन उद्देश्य जो मैंने स्टोरी में बताया वो क्या था भैया, साइकिल सीखना था, तो इसको ZAD यानी कि जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको समझेंगे MKO को। MKO क्या होता है, वहां तक पहुंचने के लिए जो मदद या सहायता करता है। जैसे आपकी सहायता इस स्टोरी जो मैंने बताई कौन कर रहा था, भाई कर रहा था, तो इसको मोर नॉलेजेबल अदर कहेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, सहायता का प्रकार। क्या होता है, सहायता का प्रकार। और सहायता का प्रकार क्या था कि जो आपका भाई था वो पीछे से साइकिल पकड़ रहा था, यही तो मैंने बताया था स्टोरी में, साइकिल सीखने के लिए पीछे साइकिल। तो स्कैफोल्डिंग यानी पाड़, यानी कि जो मदद का प्रकार है वो आपका स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आएगा। अब जरा पूरे, अब ZPD क्या होता है, जब से आपने जो सीखना स्टार्ट किया और सीखने सिखाने की सारी जो बीच की प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आएगी, ZPD यानी कि आभासी विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो आप कर सकते थे और वहाँ से जो आप नहीं कर सकते तक की जो बीच की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, ZPD कहलाएगी। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी जो वाइगोट्स्की की है वो आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, क्या लिखा हुआ है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वास्तविक विकास का क्षेत्र, ये आवासीय विकास का क्षेत्र, तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, लेव वाइगोट्स्की के द्वारा। और किस थ्योरी के अंतर्गत, सोशियो कल्चरल थ्योरी के अंतर्गत। इतनी सी बात क्लियर हो गई, तो इसका जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको इस जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया था, बट मुझे ऐसा लगा कि जब आप क्वेश्चंस को समझ रहे हैं तो भले ही वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके रिवाइज होते चले जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
कौन सा कथन वाइगोट्स्की का मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। अधिगम एक अचेतन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, और अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट रहे हैं इन्होंने अपने अलग अलग मायने दिखाए हैं। तो यहाँ पे वाइगोट्स्की की बात हो रही है, और वाइगोट्स्की ने क्या दिया? सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी अपनी, विकास के रूप में। कौन सी दी थी? सोशियो कल्चरल थ्योरी। और सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये कौन मानेगा? वाइगोट्स्की मानेंगे। तो जो ऑप्शन हमारा कौन सा है भैया? बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का एक उदाहरण है? क्या है? पढ़िए जरा ध्यान से। इसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटजी दैट वुड बी प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, रेगुलर इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स यानी समय समय पे कंपटीशन कराना, यूज ऑफ वर्बल पनिशमेंट केवल मुंह से डांटना, यूनिफॉर्मली रिगिड स्ट्रक्चर करिकुलम नहीं, अगला क्या? फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन ओनली असेसमेंट ऑफ लर्निंग। वापस से हिंदी पे आ जाइए, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, ये अधिगम को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का एक उदाहरण हो सकता है। पहले तो आपको ये मूल्यांकन है, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? असेसमेंट सॉरी असेसमेंट। असेसमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ये कौन करता है? ये टीचर करता है। किसके लिए? अपने आप को जांचने के लिए कि उसने जो पढ़ाया है वो सार्थक है या नहीं है। और समेटिव असेसमेंट वो होता है जो बच्चों के लिए किया जाता है। और ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये इसका जो वर्णन है वो मार्कशीट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किसके लिए होता है? टीचर्स के फीडबैक के लिए होता है। और समेटिव असेसमेंट है ये मार्कशीट पे इसका वर्णन मिलेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए होता है। सिंपल भाषा में अगर हम ये कहें, फॉर्मेटिव असेसमेंट, मेरे सर ने एक कोटेशन बताई थी इसके बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ कप ऑफ टी मेड बाय टीचर एंड ड्रिंक बाय टीचर, ठीक है। एंड समेटिव असेसमेंट इज अ कप ऑफ टी मेड बाय टीचर ड्रिंक बाय स्टूडेंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट के लिए होता है, ये किसके लिए होता है? टीचर्स के लिए होता है। तो यहाँ पर ये लिखा अधिगम, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, असेसमेंट फॉर और असेसमेंट एज और असेसमेंट ऑफ। जरिए ध्यान से, असेसमेंट फॉर किसके लिए होता है? टीचर अपने लिए करता है, स्वयं के मूल्यांकन के लिए। असेसमेंट एट, बच्चे ने जो पढ़ा और उसको कितना समझ में आया, ठीक है। तो वो बच्चा अपना जब करता है खुद से असेसमेंट, उसको असेसमेंट एच के अंतर्गत रखेंगे। और असेसमेंट ऑफ क्या होता है? असेसमेंट ऑफ वो होता है कि जो पूरा बच्चे ने सीखा, यानी समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत जो पूरा लिखा गया वो असेसमेंट ऑफ के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे व्यक्तिगत अधिगम की बात हो रही है। जैसे अधिगम का मूल्यांकन, इंग्लिश में देखो इसका मतलब क्या होता है, ये इंग्लिश पे जाएंगे, इसका मतलब है फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मतलब ऑफ समेटिव असेसमेंट की बजाय हम लोग फॉर लर्निंग मतलब जो खुद का स्वयं का मूल्यांकन करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ था मीनिंगफुल लर्निंग की बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो असेसमेंट आई थिंक भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है जरा ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है? समझो, सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी ये क्वेश्चन कहा है। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, और यहाँ पे वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। तो मनोवैज्ञानिक की यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो हटाई दीजिए। बंडरू का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पे क्या लिखा? विकास सांकेतिक भाषा, ये देखो ये लाइन पढ़ी है, संज्ञानात्मक जो विकास है वो सांकेतिक विकास का पूर्वगामी है। यानी कि सांकेतिक भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास के पहले आती है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कर रहे थे पियाजे भाई साहब आपके। कौन कर रहे थे? पियाजे। तो जो ऑप्शन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है और संज्ञानात्मक विकास की ही बात हो रही है, तो जीन पियाजे इसमें आएंगे। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप समझकर बड़े आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता की बात हो रही है, तो पहला क्या है? लैंगिक पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करना,
ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़का और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहा गया है, कौन सी विधि उचित नहीं है? तो लैंगिक पक्षपात को चुनौती देना, बिल्कुल सही बात है, लैंगिक पक्षपात नहीं होने से इसको अगर चुनौती दी जा रही तो ये बढ़िया विधि है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था, देख कर ही आपको आंसर लग रहा है कि अगर आप अलग अलग बैठा रहे हैं तो ये क्या है, जेंडर वाइज लैंगिक रूढ़िवादिता को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सही विधि नहीं हो सकती। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि में सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर शैक्षिक अपेक्षाएं यानी कि स्पेशली इन गणित में का सामना करने में वह असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप समझदार एक अध्यापक की सोच रखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। पहला क्या है, पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ाई की क्षमता नहीं है। बिल्कुल बात, ऐसा तो नहीं कह सकते आप किसी भी स्टूडेंट के साथ। पारो को कक्षाएं देनी चाहिए, दोहराव एवं वेदन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी कोई मतलब नहीं। आगे पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसने अपने पिता के जो टुकड़े थे उनकी लंबाई का अध्ययन बहुत अच्छे से सीखा है, तो उसका जो पहले का जो ज्ञान है उनके अनुभवों को अगर समावेश किया जाएगा उसके प्रेजेंट सिचुएशन में, तो हो सकता है कि उसकी जो गलत कमियां हैं उनको समाप्त किया जा सके। पारो को घर पर सीखे गए ज्ञान को स्कूल से सीखे जाए पृथक करना, ये तो नेगेटिव है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्वनि लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, भाषिक और स्थानिक। अब अगर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो लिखा हुआ है ध्वनि, क्या लिखा हुआ है लय, और लिखा है शब्द। तो ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? भाषा के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सी होगी? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका, इतना सोचना ही नहीं है उसमें। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश पे जाइए तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। विच मेथड बी प्रीफर्ड? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन ऑन मेरे रिकॉल तीनों लास्ट प्रायोजित कार्य, प्रैक्टिकल इस प्रकार से प्रायोजित कार्य किए जाएंगे तो जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है उसका जो वास्तविक को पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? सतत, ये लिखा हुआ है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका मतलब समझो, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों को साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। तो पहले से ही ये देखो सही लग रहा है कि बिल्कुल सही बात कही जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, शायद कुछ गलतियां मिल जाएं। अंकों एवं ग्रेड अन्य प्रकार छात्र उपलब्धि को सतत तुलन करना, तो तुलना तो कहीं नहीं करनी। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर, फॉर्मल पेपर और पेंसिल की परीक्षा, ये भी गलत है। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहन की योग्यता का मापन करना, बिल्कुल गलत है। आपको लिखा साथ साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना, तो यही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो तुम्हारा कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार लक्ष्य और आत्म पराजित लक्ष्य। तो देखो पराजित, असफलता, असफलता, तो लास्ट के जो 3 ऑप्शन है ये तो आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और इंग्लिश में देखेंगे तो ये लिखा है मैस्टरी ओरिएंटेड, तो यही आपका सही है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन? तो पहले आप ये होता है इंक्लूजन का मतलब समझते हो क्या? नहीं, इंक्लूजन का मतलब होता है जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का नाम क्या? भेदभाव करना? नहीं भैया, समावेशी शिक्षा का मतलब जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको भी सम्मिलित किया जा सके। मानकीकृत अनुदेश, ये भी गलत बात है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, बिल्कुल सही है। और पृथक्करण, ये भी गलत है। तो व्यक्तिगत जो भिन्नता है, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, उनको अगर आप स्वीकार कर रहे हैं, ये समावेशी के नियम की एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या करना चाहिए? घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखे जाने की जरूरत है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूलों में जाना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसके स्थितियों का सामना करने की क्षमता विकसित हो। अब जरा ध्यान से समझो क्या कह रहा है।
आंशिक रूप से देख सकता, मतलब कि देखने में समस्या, किसमें समस्या है, देखने में समस्या। तो अभी हम लोग जब इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं वहाँ पे यही तो कहा जाता है कि अगर आंशिक रूप से छोटी मोटी समस्याएं हैं तो उनको साथ ही में, जो आम नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके साथ ही में समावेशित करके उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो नियमित स्कूल में जाना चाहिए जो रेगुलर स्कूल्स होते हैं, और समावेशी जो प्रावधान होते हैं उनका उन प्रोटोकॉल्स का फॉलो करते हुए हमको उनको नियमित स्कूल में भेजना चाहिए। और जब अगर बिल्कुल अलग ही होते हैं, अगर आंशिक रूप से प्रॉब्लम्स ना हो तो फिर उनके लिए अलग विद्यालय बनाए गए हैं, लेकिन अगर आंशिक रूप से ऐसी समस्याएं हैं तो समावेशी प्रावधानों का पालन करके उनको नियमित स्कूल में भेजा जाना चाहिए। तो ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? किसकी बात हो रही है भैया? सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। क्या होता है भैया? क्रिएटिविटी। पहले ये देखिए क्या है क्रिएटिविटी। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, बिल्कुल सही बात है। मस्तिष्क उद्दीलन पर बल देना, बिल्कुल सही है। अभिसारी चिंतन पर बल देना, और देखो भैया एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। अपसारी को हमने कल बताया था, ये क्या होता है ये जो अभिसारी होता है ये होता है कन्वर्जेंट। क्या होता है? कन्वर्जेंट। और अपसारी होता है, ये होता है डाइवर्जेंट। तो जब भी आप क्रिएटिव थिंकिंग की बात करेंगे तो आपको डाइवर्जेंट होना है, ना कि कन्वर्जेंट होना है। तो ये ऑप्शन थर्ड तो गलत है। तो आप चार ऑप्शन में देखिए, जहाँ जहाँ पे आपको ऑप्शन थर्ड मिलेगा वो तो गलत ही होगा, तो ये तो गलत हो ही गया तुम्हारा। और अब चौथा पढ़ो, असहमति के प्रति सहनशीलता। हाँ ये भी आपका सही है। तो जो आपका 1 2 4, 1 2 का 4, ऑप्शन डी। ठीक है भैया, चलिए ये हो जाएगा आपका 1। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक स्वालीनता से पीड़ित छात्र जो आयोजित सत्र कुछ सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है कि सहायता करने के लिए इन्होंने कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि है पूछा गया है कि नहीं है पूछा गया। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बिल्कुल सही बात है, देनी ही चाहिए। बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इनको विशिष्ट स्कूल में भेज करके, ये ऑटिज्म से अगर पीड़ित है तो व्यक्ति तो और अकेलापन महसूस करेगा, तो उसको अलग स्कूल भेजना ये गलत बात है। ये अन्य चीज़ों को आप अपना सकते हैं लेकिन उसको अलग स्कूल में नहीं भेज सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न कैसे पूछने चाहिए जो उनको प्रोत्साहित करें, उनको हतोत्साहित, ये तो गलत है। को कभी भी अनुमति नहीं, ये भी गलत है। सजा, ये भी गलत है। प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या है? कथन पढ़िए और फिर तर्क देखिए, फिर आपको बताना है कि क्या है, दोनों सही है या इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। विद्यालयों को छात्रों में को याद करके पुनः पेश करने की योग्यता के आवाज उठाने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद करने, सामूहिक योग्यता विकसित। तर्क देखिए, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। क्रियाशील मतलब एक्टिव होना चाहिए, और सामाजिक, जब आप क्या वाद विवाद करेंगे सोसाइटीज के इंटरेक्ट में आएंगे, किसके इंटरेक्ट में आएंगे? सोसाइटी के। तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका जो अधिगम है वो बढ़ेगा। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा सही है। विशेष विषय में ज्ञान और समझ तथा निरूपित कर, विशेष ज्ञान और संबंधों निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंडवर्ती, आयोजक, स्मृति सहायक, मानचित्र। हाँ ये देखो जरा ध्यान से, आपने एक एप्लीकेशन के बारे में सुना होगा, माइंड मैपिंग, सुना है? माइंड मैपिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा, ये हमने लिख दिया संज्ञा, फिर ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। संज्ञा होती है मुख्यतः कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहला जैसे हमने लिख लिया, ठीक है, फिर हमने लिख दिया जातिवाचक, फिर हमने क्या लिख दिया वो कौन सी होती है? भाववाचक। क्या उसमें क्या दिया? एक समूहवाचक है, एक उसमें पदार्थ। स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम, ये सब किसके हैं? संकल्पना मानचित्र के अंतर्गत आएंगे, माइंड मैपिंग के अंतर्गत आएंगे। तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉन्सेप्ट मैप्स। तो ऑप्शन डी यही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे बढ़ते हैं। चूज द एग्जाम्पल। समझो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन की बात हो रही है, आंतरिक अभिप्रेरणा की बात हो रही है, मतलब अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, बाह्य अभिप्रेरणा की बात नहीं हो रही, आंतरिक मोटिवेशन। पढ़ते हैं।
रोसरी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने 90% अंक लाने की पर घड़ी दिलाने का वायदा किया। तो घड़ी मिल रही, ये तुम्हारा इंटरनल मोटिवेशन तो है नहीं, ये क्या है, एक्सटर्नल है, तो इस पर हम नहीं जाएंगे। रूमी अपना गृह कार्य कर रही है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे, ये भी देखो एक्सटर्नल है, तो इस पर भी नहीं जाएंगे। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है, ये भी एक्सटर्नल है, इस पर भी नहीं जाएंगे। अब बचा एक ही, तो करेक्ट तो ये होगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे। अपने परियोजना कार्य के लिए प्राप्त करने में रुचि रखता है, तो उसके अंदर से ये मोटिवेशन आ रहा है कि मुझे नई जानकारी चाहिए, इसीलिए वो चीज़ों को अलग अलग खोज रहा है। तो ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो सही हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती? लघु अवधि यानी कम समय के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, बिल्कुल है। देखिए कोई भी स्टूडेंट हो अगर छोटे छोटे लक्ष्य बनाएगा और उन लक्ष्य को अगर पूरा करता हुआ चला जाएगा तो डेफिनेटली चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, बिल्कुल सही बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर छात्र है, अगर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी चिंता के विषय हैं, अगर उनको पहचान लेगा तो क्या होगा, उसको मदद मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। देखो अभी जब भी आप पेडागोजी सेक्शन पढ़ेंगे, जहाँ कहीं भी आपको कंपैरिजन मिल जाए, कंपैरिजन बिटवीन द स्टूडेंट्स, ये हमेशा आपका निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है और निगेटिविटी पे हमें जाना ही नहीं है। और ये लिखा सहायता नहीं देती है, तो ये सहायता कैसे देगी अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं? हर व्यक्ति ये अपने आप में अनोखा होता है, तो ऑप्शन जो हमारा डी है वही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? अधिक त्रुटियों वाले छात्र कम त्रुटियों वाले छात्रों से अलग करने का? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमारे जो वास्तविक मूल्य होते हैं उनके खिलाफ जा रहा है। अगला देखिए, अधिक त्रुटियों वाले छात्र को दंड रूप स्वरूप प्रदान करना, ये भी नहीं। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, ये भी नहीं। त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के विचारों को समझने में मदद करती है, इसीलिए वो अध्ययन कर रही हैं टीचर, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 28 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस पर बल देती है? मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ, ऑप्शन डी। बच्चे जब तक समझेंगे नहीं चीज़ों को, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये वैचारिक समझ बच्चे की बढ़ाने के लिए इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा बच्चे उनसे कितना सीखेंगे? पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, बार बार किसी आप क्या कर रहे हैं, उसको यंत्रों से सिखा रहे हैं। जब वे कार्यों एवं क्रियाकलापों में क्रियाशीलता में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, और जब कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। तो इनाम से कोई मतलब नहीं है। आप भी जब भी पेडागोजी सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे क्रियाकलाप और क्रियाशीलता, मतलब सेल्फ लर्निंग पे बात करेंगे, लर्न बाय प्रैक्टिकल्स पे बात करेंगे। तो जब बच्चा खुद सारी चीज़ें करके देखेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, तो ऑप्शन जो हमारा सी है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का इस पेपर का छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल्स लर्निंग इज द वे ऑफ प्रमोटिंग। किसको प्रमोट किया जा रहा है? तो जब बच्चा चीज़ें क्या कर रहा है, उनको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया और इसको एक स्कोप दे दिया कि बच्चा खुद से सीखने की बात हो रही है, तो खुद से बच्चा कैसे सीखेगा? जब वो चीज़ों को खोजेगा, या पार्थक अधिगम नहीं, अन्वेषित। अन्वेषित का मतलब होता है सर्च करना। क्या करना? इंग्लिश में देखेंगे, ये देखो लिखा है डिस्कवरी लर्निंग, तो यही आपका सही हो जाएगा। और लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन ये भी गलत है। बच्चा चीज़ों को खोजेगा तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएगा, तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये हमने जो 30 क्वेश्चन किए, इनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन सही रहे होंगे। तो जो आपका स्कोर रहा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्वेश्चन करवाते चले जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखना अपना, टेक केयर, गुड बाय।